नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। देखिए, निश्चित चैनलों द्वारा जब वाटर का फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं ड्रेनेज या फिर अपवाह, और इनके जाल को हम बोलते हैं अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। अब बात करते हैं कि जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कैचमेंट एरिया कहते हैं। देखिए, वह क्षेत्र जिसमें बरसने वाला जो जल होता है नालों के द्वारा या फिर नदियों के द्वारा किसी जलाशय या समुद्र में पहुंच जाता है, उसी को हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। मान लेते हैं कि बारिश हो रही है, यहाँ पर बारिश हुई है और किसी नाली द्वारा या फिर नदियों के द्वारा ये सारा पानी कहाँ पर जा रहा है, समुद्र के अंदर जा रहा है। तो ये पूरा एरिया है जहाँ से पानी बह के आ रहा है, ये सारा एरिया क्या है, कैचमेंट एरिया, जहाँ से पानी को कैच किया जा रहा है। सेकंड नंबर पे आता है ड्रेनेज बेसिन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपवाह द्रोणी। देखिए, कोई भी नदी है और उसकी सहायक नदियाँ भी होती हैं, ठीक है। इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। मान लेते हैं कि ये नदी है, ये जिस एरिया से आ रही है ये हो जाएगा ड्रेनेज बेसिन, लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी होंगी, उनकी कुछ सहायक नदियाँ भी होंगी, तो उन सबके एरिया को भी हम जोड़ लेंगे इसमें, इसको बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। अब आता है वाटर शेड क्या होता है। देखिए, वाटर शेड को हिंदी में बोलते हैं जल संभर या फिर जल विभाजक। मान लेते हैं कि बारिश हो रही है और यहाँ से इसका पानी सारा इस साइड में आ रहा है और इधर का जो सारा पानी है वो उस साइड जा रहा है। तो ये एक तरह क्या काम कर रहा है, ये एक काम कर रहा है विभाजक का काम कर रहा है। ये जो लाइन है ये इधर का पानी इधर आ रहा है, उधर का पानी उधर जा रहा है, इसी को बोलेंगे वाटर शेड। देखिए, जो इंडिया है, इंडिया में जो 77% जो है, 77% जो ड्रेनेज एरिया है, वो जो अपना पानी कहाँ गिराते हैं, वो गिराते हैं बे ऑफ बंगाल में, जिसमें गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, महानदी है, कृष्णा नदी है। ये अपना सारा पानी कहाँ गिराते हैं, वेस्ट ऑफ बंगाल में 77%। फिर बचता है 23%, ये अपना पानी गिराते हैं अरब के सी में, ठीक है। और कौन कौन सी नदियाँ आती है इसमें, एक तो सिंधु नदी जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार, और भी कुछ नदियाँ हैं जो अपना पानी कहाँ गिराती हैं, वेस्ट में गिराती हैं। बाकी 77% जो नदियाँ हैं वो अपना सारा पानी कहाँ गिराती हैं, ईस्ट में गिराती हैं। अब बात करते हैं नदियों की। अगर भारत की नदियों के बारे में पढ़ना हो तो हमें इसे दो भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, इस प्रकार से। जो ऊपर वाली नदियाँ होंगी उनको हम बोलेंगे हिमालय की नदियाँ, और जो साउथ की नदियाँ होंगी उसको हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अगर हम हिमालय की नदियों की बात करते हैं तो इसको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है सिंधु नदी तंत्र, जो जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है गंगा नदी तंत्र, जिसको आप इस एरिया में देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसको आप इस एरिया में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमको पढ़ना है सिंधु नदी तंत्र, यानी हमारा सारा फोकस इस एरिया पे होगा, यानी नॉर्थ और वेस्ट के एरिया पे हमारा सारा फोकस होगा आज की इस वीडियो में। थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो हिमालय की जो नदियाँ होती हैं उसके अंदर क्या खासियत होती है। सबसे पहली बात, ये जो नदियाँ होती हैं ये 12 मासी होती हैं, यानी साल भर बहती रहती हैं। इनका पानी खत्म नहीं होता, कम हो जाता है, बढ़ भी जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता। कारण क्या है, कारण ये है कि बर्फ जो होते हैं वहाँ के वो पिघलते रहते हैं और वहाँ पे वर्षा भी होती रहती है, जो किस फॉर्म में होती है, बर्फ के फॉर्म में होती है। उसके बाद जो ये नदियाँ होती हैं, जो हिमालय की नदियाँ होती हैं, वो बहुत सारे गाज बनाती हैं, वी आकार की घाटी बनाती हैं, ठीक है, ऐसे आकार की घाटी बनाती हैं। इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है रिवर टोपोग्राफी के ऊपर, इसको आप देख लेंगे। मैं इसका जो लिंक है आई बटन पे दे दूंगा ऊपर में, ठीक है। अब जो हिमालय नदियाँ होती हैं, इन नदियों का जो रास्ता होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन जब ये मैदानी क्षेत्र में अपने आप को बहती हैं तो वहाँ पे ये एक सर्पकार रूप ले लेती हैं इस तरह से, ठीक है, मैदानी एरिया में। बाकी जो पहाड़ी एरिया होता है, पर्वतीय एरिया होता है, वहाँ पर ये डायरेक्ट टेढ़ी मेढ़ी आती रहती है। ऐसे ये कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक कहते हैं,
क्योंकि ये बहुत ऊपर से आती है, बहुत सारा पानी लेके आती है, जिसकी वजह से बिहार में हर साल बाढ़ आती रहती है। अब बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की, जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है। सिंधु नदी तंत्र में मुख्य रूप से 5 नदियां हैं, जिसमें सबसे पहले है सिंधु नदी, सेकंड नंबर पे है झेलम नदी, थर्ड पे है चेनाब, फोर्थ पे है रावी, और फिर है सतलज, और इसी की एक छोटी सी सहायक नदी है व्यास नदी। ठीक है, तो ये आपके हो गए 5 नदियां और एक छोटी सी नदी हो गई व्यास नदी। टोटल हो गए 6 नदियां, 6 रिवर्स। सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी की, जिसको आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ से लेके इतना बड़ा एरिया है, जो आपको 3 देशों के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहले चाइना, यानी ये जो तिब्बत का एरिया है, उसके बाद भारत, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद पाकिस्तान। 1 2 3 एरिया की अगर बात करते हैं तो टोटल एरिया है 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इसका जो एरिया है वो कम है, वो 3,21,000 समथिंग आपको मिलेगा। लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई है इसकी 2,880 किलोमीटर पूरी, यानी सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा मैं, तिब्बत से लेके पाकिस्तान की तक की इसकी जो लंबाई है वो है 2,880 किलोमीटर। ये सेकंड नंबर पे आती है। ठीक है, और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? भारत में इसकी लंबाई है 1,114 किलोमीटर। जो अगर हिमालय नदियों की बात करते हैं तो हिमालय नदियों में सबसे पश्चिम में नदी आपको देखने को मिलती है, ये सिंधु नदी। देख पा रहे होंगे, ये जो नदी है आपको सबसे पश्चिम में देखने को मिलती है। लंबाई की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आती है ब्रह्मपुत्र नदी, 2900 किलोमीटर, इतनी लंबी है ये। सेकंड नंबर पे है सिंधु नदी, 2880 किलोमीटर। फिर थर्ड नंबर पे है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर, जो कहाँ बहती है? भारत में बहती है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा। और भारत की कौन सी है? 2900 किलोमीटर वाली ब्रह्मपुत्र नदी। फिर उसके बाद आता है सतलज नदी, 1500। फिर है गोदावरी, जो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? साउथ साइड में। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर के हिसाब से। फिर आता है यमुना नदी, 1385 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है। सबसे पहली बात, वो चाइना के तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में कहाँ से निकलती है? तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कैलाश पर्वत। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? ये है कैलाश पर्वत। ठीक है, जो हिमालय का ही एक भाग हैगा। कैलाश पर्वत की श्रेणी में एक बोखुरचू नाम से एक क्या है? हिमनद है। ठीक है, जो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? मानसरोवर झील के पास, वहां से ये नदी निकलती है। और कितनी ऊंचाई पर है ये? 4164 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। और तिब्बत में इसको बोलते हैं शेरमुख। ठीक है, तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको? शेरमुख बोलते हैं सिंधु नदी को। अब जैसे ही तिब्बत से निकलती है, वो भारत में एंटर करती है, तो वो क्या करते हैं? 2 पर्वत श्रेणी है जिसके बीच में इसको ये बहती हैं। सबसे ऊपर कौन सी है? सबसे ऊपर कौन सा है? काराकोरम पर्वत श्रेणी, और नीचे है लद्दाख पर्वत श्रेणी। इन दोनों के बीच में ये बहती है। देख पा रहे हैं आप, ये इंडस रिवर है, सिंधु रिवर। इसके ऊपर है, ठीक है, काराकोरम, और इसके नीचे है लद्दाख श्रेणी। इन दोनों के बीच में ये बहती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं। ठीक है, अगर सहायक नदी की बात करते हैं तो अगर आप राइट साइड में देखेंगे, इसकी राइट साइड में, यानी इस तरफ से ये आ रही है, तो इसका राइट साइड ये वाला होगा, ऊपर वाला हिस्सा होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी नदियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सियोक रिवर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी गिलगिट रिवर। ठीक है, हुंजा देखने को मिलेगी, आपको नुब्रा देखने को मिलेगी। तो ये सारी नदियाँ आपको इसके राइट साइड में देखने को मिलेंगी, जो कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से ही निकलती हैं। इसमें सियोक हो गई, गिलगिट हो गई, जास्कर हो गई, हुंजा हो गया, नुब्रा हो गया, सिंगर हो गई, गास्टिंग हो गई, द्रास हो गई। ये सारी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं और आके सिंधु में मिल जाती हैं। कुछ और भी रिवर हैं जो इसके राइट साइड में मिलती हैं, लेकिन जो ये रिवर है, जैसे सियोक
हमने बात कर ली गिलगिट, ठीक है, काबुल, कुर्रम और गोमल। ये कहाँ कहाँ पर है तो आप देख पाएंगे, हम बता चुके हैं आपको, सियोक यहाँ पर है, गिलगिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, काबुल आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। फिर आता है कुर्रम, तो कुर्रम ये रिवर है। फिर आता है गोमल, तो ये है रिवर गोमल। ये सारी आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर, राइट साइड में सिंधु नदी के। ये जो नदियां हैं जो हमने आपको ये बताया यहाँ पर, जैसे कि गोमल हो गया, कुर्रम हो गया, काबुल हो गया, ये सारी नदियां निकलती हैं सुलेमान माउंटेन से, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर। सहायक नदियां और भी हैं सिंधु नदी की, जैसे ब्यास नदी, चिनाब, गार नदी, गिलगिट, गोमल, हुंजा, ये सारी नदियां हैं जिनको आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सिंधु नदी है वो अपना पानी गिरा देती है अरब के सी में, जो कहाँ से गिराती है, ये है कराची, कराची के वेस्ट साइड से यहाँ पर ये अपना पानी गिरा देती है अरब की खाड़ी में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नदी यानी झेलम की। देखिए हमने सिंधु नदी की बात कर ली है, अब आप बात करेंगे झेलम नदी की। ये निकल कहाँ से रही है, देखिए ये निकल रही है जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कहाँ से निकल रही है, कश्मीर की, ठीक है, कश्मीर घाटी से निकल रही है ये, ठीक है, कश्मीर घाटी से निकल रही है। लेकिन कश्मीर घाटी में कहाँ से निकल रही है, देखिए कश्मीर घाटी में एक पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। उसके अगर आप नॉर्थ साइड में देखेंगे तो ये यहाँ से निकलती है, यहाँ पर एक झरना है जिसको बोलते हैं वेरीनाग झरना, यहाँ से ये नदी निकलती है, झेलम नदी। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद ये जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर बहती है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, जहाँ पर ये चेनाब नदी से मिल जाएगी। और कहाँ पे मिलती है, वो मिलती है झंग में, झंग के आसपास ये पाकिस्तान में चेनाब से मिल जाएगी। और ये झंग क्या है, झंग वहाँ का एक जिला है, पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं चेनाब नदी की। हमने इंडस की बात कर ली, ठीक है, झेलम की बात कर ली, अब हम बात करेंगे चेनाब नदी की। अब ये देखिए ये निकल कहाँ से रही है, ये निकल रही है हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, ठीक है। अगर बात करते हैं सिंधु नदी के हिसाब से, तो ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी एक सहायक नदी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ से बहती हुई आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी नदी है और ये दो सरिताओं से मिलके बनती है। एक का नाम होता है चंद्रा और दूसरा का नाम होता है भागा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, एक ये है और एक ये है, चंद्रा और भागा, इसीलिए इसको बोलते हैं चंद्रभागा, नाम दे दिया गया है चंद्रभागा, ठीक है। और भारत में ये कितनी दूर तक बहती है, 1180 किलोमीटर तक। फिर हम बात करते हैं रावी नदी की। हमने बात कर ली इंडस की, झेलम की, चिनाब की, अब हम बात करेंगे रावी नदी की। सबसे पहले देखेंगे कि ये किस राज्य से निकल रही है। ये भी निकल रही है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से ये भी निकल रही है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो आप एक देख पाएंगे यहाँ पर रोहतांग पास हैगा ये रहा, ठीक है, इसके आसपास से ये निकलती है रावी नदी। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद ये जाके पाकिस्तान के अंदर बहती है। उसके बाद चेनाब नदी के अंदर ये मिल जाती है, कहाँ पर, सराय सिंधु के आसपास में चेनाब नदी के अंदर मिल जाती है। अब बात करते हैं व्यास नदी की, ठीक है, ये है व्यास नदी। ये नदी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकल रही है। यानी हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश से 3 नदियाँ निकलती हैं। सबसे पहले है चेनाब, फिर है रावी, फिर है व्यास। ये 3 नदी निकलती हैं हिमाचल प्रदेश से। ये 4000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और ये नदी भी रोहतांग दर्रे के आसपास से ही निकलती है व्यास कुंड से, ठीक है। रोहतांग जो दर्रा है उसके पास में ही एक व्यास कुंड है, वहां से यह नदी निकलती है, व्यास नदी। वहां से निकलने के बाद यह पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है, जहां पर हरीके वेटलैंड है, वहां पर ये सतलुज नदी के अंदर मिल जाती है। ये है सतलुज रिवर, देख पा रहे होंगे यहाँ पे,
ये हिमाचल से निकलती है और पंजाब में आती है, और यहाँ पर एक हरिके बैराज है जहाँ पर मिल जाती है। और यहीं से ही हमने क्या निकाल रखी है, हैं? भारत की सबसे बड़ी क्या कैनल, भारत की सबसे बड़ी कैनल इंदिरा गांधी कैनल, जो हमने यहाँ से ही निकाल रखी है, इन दोनों के संगम के स्थल से ही। उसके बाद जो ब्यास नदी है, इसकी खास बात है कि यह पाकिस्तान में नहीं बहती। तो सिंधु नदी तंत्र के अंदर एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में ही बहती है मुख्य रूप से। ठीक है, अब बात करते हैं सतलुज रिवर की। तो सबसे पहली बात कि ये निकलती कहाँ से है, तो ये भारत के किसी भी राज्य से नहीं निकलती, क्योंकि यह चाइना के तिब्बत से निकलती है। चाइना के तिब्बत से कहाँ निकलती है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कैलाश आपको दिख रहा है, कैलाश माउंटेन। ठीक है, ये है कैलाश माउंटेन। तो ये यहाँ से निकल रही है लगभग 4555 मीटर की ऊंचाई में। मानसरोवर के पास में ही एक राक्षस ताल के नाम से एक जगह है जहाँ से ये निकलती है। इसको वहाँ पे लोकचैन खंबाब कहते हैं। क्या बोलते हैं, लोग चैन खंबाब। ये कहाँ से निकलती है, कैलाश के पास में ही जो मानसरोवर झील है उसके यहाँ पर राक्षस ताल से निकलती है। उसके बाद जब ये प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, इसका प्रवेश होता है। और किस दर्रे से होता है, तो सिपकिला दर्रा एक नाम हैगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है सिपकिला दर्रा। यहाँ से ये प्रवेश करती है भारत में, भारत के हिमाचल प्रदेश में। ये एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, भारत में प्रवेश करने से पहले ये तिब्बत के अंदर लगभग 400 किलोमीटर यात्रा तय करके आती है। यह मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी नदी के ऊपर भाखड़ा और नांगल बांध यानी परियोजना जो है उसको बनाया गया है। ठीक है, ये एक नहर तंत्र है। हमने आपको पहले बताया कि जो सतलुज नदी है, जहाँ पर व्यास मिलती है, जैसे कि ये है सतलुज नदी और ये है व्यास, ये पंजाब में मिलते हैं हरिके के पास। यहाँ से ही इंदिरा गांधी कैनल निकलती है। उसके बाद ये सारी नदियाँ, सिंधु नदी जो यहाँ से आ रही है, उसके बाद सतलुज नदी जो यहाँ से आती है, इन सारा पानी को यानी रावी, चेनाब, झेलम, इन सब के पानी को सतलुज अपने साथ लेके आती है और मिठानकोट, पाकिस्तान के मिठानकोट में जाके सिंधु में मिल जाती है। सिंधु में मिलने के बाद ये आते हैं और अपना